नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नाइक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट आर्टिलरी गन्स की तरफ से, और अभी हम BAE सिस्टम की M777 आर्टिलरी गन्स के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते होंगे कि भारत की तरफ से यूनाइटेड स्टेट्स से कुल मिलाकर 145 M777 गन्स को खरीदा गया था, और इस डील के अंदर साइन किए गए सभी गन्स को भारत को डिलीवर करने के बाद अभी BAE सिस्टम की तरफ से अपनी M777 गन्स के एक अपग्रेडेड वेरिएंट को भारत को ऑफर किया जा रहा है। इनिशियली जिन M777 गन्स को भारत की तरफ से खरीदा गया था, उनको भारत की तरफ से भी अरुणाचल प्रदेश की तवांग से लेके लद्दाख जैसे रीजन में डिप्लॉय करके रखा गया है, और आगे भी भारत की तरफ से ऐसे ही वेपन्स को अपनी सर्विस में शामिल करने के बारे में विचार किया जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह कि पहले हमारे पास M777 गन्स की अल्टरनेटिव मौजूद नहीं था, जबकि अभी हमारे पास M777 कैटेगरी की गन्स की कई अल्टरनेटिव मौजूद है, जिनको कल्याणी ग्रुप की तरफ से डेवलप किया जा रहा है। तो इस बार BAE सिस्टम के लिए भारत की अल्ट्रालाइट हाउजर की सेगमेंट में जो डील, उसको कैप्चर करना इतना आसान नहीं होने वाला है। पिछली बार तो इसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील के तौर पर सीधे तौर पर साइन कर दिया गया था, लेकिन अभी के लिए BAE सिस्टम को ये बात अच्छी तरीके से पता है कि अगर भारत के साथ ऐसी कोई डील को साइन करना होगा तो उसके लिए उनको टफ कंपटीशन का सामना करना पड़ेगा। तो इस वजह से अभी इस बार BAE सिस्टम की तरफ से अपनी M777 गन्स की अपग्रेडेड वेरिएंट्स के साथ इनकी लोकल असेंबली और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का भी ऑप्शन दिया जा रहा है। और BAE सिस्टम के मुताबिक M777 की इस अपग्रेडेड वेरिएंट की बात करें तो इसका वजन बस 5800 kg के अंदर ही सीमित होने वाला है, जो कि पहले के M777 गन्स के साथ लगभग सिमिलर है। जबकि इसकी जो लोकल कम्पिटिटर्स होने वाले यानी कि कल्याणी ग्रुप की तरफ से जो अल्ट्रा लाइट हाउजर सेगमेंट के गन्स डेवलप किए जा रहे हैं, उनकी वेट करीब 8000 kg यानी कि 8 टन के आसपास है, जो कि टेक्निकली M777 गन्स के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है। अगला अपडेट एरो इंजन्स की तरफ से, और अभी हम एमका में लगने वाली प्राइमरी एरो इंजन के बारे में बात करने वाले हैं। आप सभी जानते हैं कि एमका के इनिशियल वेरिएंट्स यानी कि MK1 वेरिएंट्स में जनरल इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज के इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, और अभी तेजस MK2 में भी सेम इंजन का इस्तेमाल होने वाला है। इसके लिए जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से अभी एमका की Mark II वर्जन के लिए भारत के साथ मिलकर सेम इंजन के एक अपडेटेड वेरिएंट को डेवलप करने का प्रपोजल दिया गया था, जिसको लेके फिलहाल भारत इतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है। ऐसे में अभी के लिए भारत और US के बीच किए गए नेगोशिएशन के अंदर जनरल इलेक्ट्रिक के करीब 150 से ज्यादा GE414 सीरीज के इंजन अभी भारत एक्वायर करने वाला है, जिनको हमारे तेजस MK2 या फिर एमका में या फिर ट्विन इंजन डेगवेस फाइटर के इनिशियल वेरिएंट्स में इस्तेमाल किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी इन इंजन्स को भारत में लोकली असेंबल किया जाने वाला है, और इनकी कुछ टेक्नोलॉजी को भी भारत के साथ शेयर किया जाने वाला है। ऐसे में अभी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स के मुताबिक जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से एक डेलीगेशन टीम जल्दी ही इस डील को लेके भारत के साथ बातचीत करने के लिए भारत आने वाली है, और अगले महीने जब जनरल इलेक्ट्रिक की डेलीगेशन टीम भारत आएगी तभी HAL और जनरल इलेक्ट्रिक के बीच GE414 सीरीज के इंजन्स को लोकली मैन्युफैक्चर करने को लेकर बातचीत किया जाने वाला है। इस दौरान इन इंजन्स को लोकली मैन्युफैक्चर करने के अलावा फ्यूचर में इनको लोकली मेंटेनेंस और ओवरहॉल जैसे फैसिलिटी को भी प्रोवाइड करने का प्लान किया जा रहा है, क्योंकि आगे चल के भारत जनरल इलेक्ट्रिक की 414 सीरीज की कम से कम 150 या उससे ज्यादा इंजन को खरीदने वाला है, जिनको रेगुलर बेसिस पर मेंटेनेंस की जरूरत पड़ने वाली है, फिर ओवरऑल की जरूरत पड़ने वाली है। और अभी इनिशियल बैच में HAL की तरफ से ऑर्डर किए गए 99 इंजन में से कुछ इंजन को HAL को डिलीवर किया जा चुका है, जिनको डायरेक्टली जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत को सप्लाई किया गया था, लेकिन बाकी बचे इंजन को अभी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से भारत में लोकली मैन्युफैक्चर करने की सहमति जताया गया है। अगला अपडेट इंडियन आर्मी की तरफ से, और अभी हम इंडियन आर्मी की नॉर्मल ट्रांसपोर्ट व्हीकल की फ्लीट के बारे में बात करने वाले हैं। आप सब जानते हैं कि इंडियन आर्मी की तरफ से अभी कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए नॉर्मल पेट्रोल या डीजल फ्यूल बेस्ड गाड़ियों की जगह पर जहां हो सकता है वहां पर अभी EVs को अपनी सर्विस में शामिल करने की कोशिश किया जा रहा है। लेकिन आर्मी का कहना है कि EVs को हम आर्मी में ऑपरेट तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमको मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड के साथ साथ सेपरेट सर्विस और मेंटेनेंस इकोसिस्टम को डेवलप करने की जरूरत पड़ने वाली है। साथ ही इनको रिचार्ज करने के लिए भी हमको सफिशिएंट मात्रा में चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ने वाली है। इसी वजह से इनको हम रिमोट एरिया में आसानी से ऑपरेट नहीं कर सकते, और इनको कॉम्बैट रोल में भी इतनी इफेक्टिवली डिप्लॉय नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी आर्मी की तरफ से भी आने वाले दिनों में अपनी लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल में से करीब 25% व्हीकल को, बस में से करीब 38% बसेस को और 48% के आसपास मोटरसाइकिल को ईवी से रिप्लेस करने का प्लान किया जा रहा है। पर इसी के साथ ही आर्मी का ये कहना है कि बैटरी पावर गाड़ियों को
हम डायरेक्टली कॉम्बैट रोल में डिप्लॉय नहीं कर सकते और इसमें सिर्फ रेंज और एंड्योरेंस के अलावा फायर को लेकर भी खतरा बना रहता है। इसी वजह से अभी आर्मी का कहना है कि वो अभी अपनी ट्रक्स की डीजल इंजन को हाइड्रोजन पावर इंजन से रिप्लेस करना चाहते हैं। और आर्मी के मुताबिक अभी भारत में कई ऐसे ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हैं जो कि हाइड्रोजन पावर सेल को बेस करके रिसर्च कर रहे हैं और आने वाले समय में हाइड्रोजन एक चीपर और क्लीनर एनर्जी सोर्स बन सकता है, जिनको हमारे एग्जिस्टिंग ट्रक्स में आसानी से इस्तेमाल करने के लिए इंजन को स्वैप किया जा सकता है, यानी कि वर्तमान के डीजल इंजन को आसानी से एक हाइड्रोजन पावर इंजन के साथ रिप्लेस किया जा सकता है। अगला अपडेट इंडियन नेवी की सबमरीन्स को लेके। आप सभी को पता होगा कि वर्तमान प्रोजेक्ट 75 के अंदर ऑर्डर किए गए सभी सबमरीन लगभग इंडियन नेवी को डिलीवर किए जाने वाले, लेकिन साथ ही इसके बाद प्रोजेक्ट 75 का जो फॉलो ऑन टेंडर फ्लोट किया गया था, यानी कि प्रोजेक्ट 75I की बात करें तो ये आज तक फाइनल नहीं हो पा रहा है और खास करके नेवी की टेक्निकल रिक्वायरमेंट को कोई भी यहाँ पे पूरा नहीं कर पा रहा है, जिस वजह से इस टेंडर की डेडलाइन को अभी तक 3 बार एक्सटेंड किया जा चुका है। और अभी के लिए जो हालात हैं, ऐसे हालात में इस टेंडर की फाइनल होने की चांसेस बहुत ही नाजुक लग रहे हैं और नेवी को भी बात लगभग पता चल चुका कि इस टेंडर को अभी फाइनल करने में काफी समय लग सकता है, या फिर इस टेंडर के अंदर अभी जो सबमरीन हमको डिलीवर किए जाने वाले हैं उनको हमको डिलीवर करते करते लगभग 2030 के आसपास का टाइम लग जाएगा और तब तक हमारे पास अभी जो सबमरीन मौजूद है उनमें से कुछ पुराने सबमरीन को हमको रिटायर करना पड़ सकता है, जो कि पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होने वाला है, क्योंकि वर्तमान हमारे पास जो एडवांटेजेस है वो 2030 के आसपास उतना नहीं रहेगा, क्योंकि 2030 के आसपास चाइनीज टाइप 39A क्लास की सबमरीन करीब 8 के नंबर में पाकिस्तान को डिलीवर कर दिया जाएगा। ऐसे में चाइना और पाकिस्तान दोनों को मैच करने के लिए मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से अभी एडिशनल 3 कलवरी क्लास की सबमरीन को ऑर्डर करने के लिए नेवी को एक प्रपोजल पास किया गया था, जो कि 2025 के अंदर वो नेवी को डिलीवर कर सकते हैं, जिससे प्रोजेक्ट 75 टेंडर फाइनल होकर इसके अंदर बनने वाले सबमरीन डिलीवर होने तक हमारी अंडर वाटर स्ट्रेंथ स्टेबल रह पाएगा। पहले नेवी की तरफ से इस प्रपोजल को इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा था, लेकिन अभी इस बात को सीरियसली लेना शुरू कर दिया गया और बताया जा रहा है कि जल्दी से ही नेवी की तरफ से कलवरी क्लास के एडिशनल सबमरीन को ऑर्डर करने का प्लान किया जा रहा है, जिसमें कितने सबमरीन खरीदे जाएंगे तो क्लियरली पता नहीं है, लेकिन अभी इसमें कम से कम 3 सबमरीन को ऑर्डर किया जा सकता है। पर यहाँ पर ये जो फॉलोन ऑर्डर होने वाला है इसमें फ्रांस की इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा नहीं रहेगा। भले ही कलवरी क्लास के जो सबमरीन थे वो फ्रांस की स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन थे और उनको जॉइंटली मजगांव डॉक लिमिटेड और फ्रांस के द्वारा बनाया जा रहा था, लेकिन अभी के लिए मजगांव डॉक लिमिटेड का ये कहना है कि इस डील के अंदर मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से सबमरीन की लगभग सभी क्रूशियल टेक्नोलॉजी को हासिल कर लिया गया, जिस वजह से मजगांव डॉक लिमिटेड की तरफ से अभी अपने दम पर इनको मैन्युफैक्चर किया जा सकता है, जिसमें लिमिटेड नंबर में फ्रांस की इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। यानी कि अगर अभी एडिशनल कलवरी क्लास की सबमरीन को ऑर्डर किया जाता है तो उसमें ज़्यादातर इंडियन सिस्टम मौजूद होने वाला है, जो कि एक तरीके से मजगांव डॉक लिमिटेड की काबिलियत को दर्शाने वाला है कि आगे चल के हम अपने दम पर ही खुद के सबमरीन को डेवलप कर सकते हैं। अगला अपडेट यूएवीज की तरफ से, और बताया जा रहा है कि अभी गवर्नमेंट की तरफ से एडी और एचएल के ऊपर यूएवीज को लेके काफ़ी प्रेशर डाला जा रहा है, खास करके रुस्तम 2 और आर्चर यूएवी को जल्दी से जल्दी डेवलप करने के लिए अभी एडी के ऊपर काफ़ी प्रेशर किया जा रहा है, जिस वजह से अभी एडी की तरफ से रुस्तम 2 की फाइनल ट्रायल को कंप्लीट करके इसको प्रोडक्शन के लिए क्लियर करने की भरपूर कोशिश किया जा रहा है और गवर्नमेंट की तरफ से इसकी प्रोडक्शन को फास्ट ट्रैक करने के लिए इसकी टेक्नोलॉजी को भी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों के साथ शेयर करने का प्लान किया जा रहा है, जो कि इसकी प्राइमरी मैन्युफैक्चरर्स होने वाले हैं। बताया जा रहा है कि 2023 के एंड तक रुस्तम 2 की सभी यूजर ट्रायल को कंप्लीट करने का प्लान किया जा रहा है। इसके बाद अभी आर्चर यूएवीज को भी जल्दी से जल्दी प्रोडक्शन के लिए क्लियर करने की प्लानिंग की जा रही है, जिसमें अभी इसकी 4 प्रोटोटाइप्स को बनाया जा रहा है, जिनको आर्मी को अभी यूजर ट्रायल करने के लिए हैंडओवर कर दिया जाएगा और इनको आर्मी की तरफ से सीधे तौर पर टेस्टिंग करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। अभी तक इसकी फ्लाइट ट्रायल्स को लगभग कंप्लीट किया जा चुका है, लेकिन जैसे कि आर्चर यूएवी एक आर्म्ड यूएवी होने वाला है तो अभी इसमें वेपन्स को फायर करने की कोशिश किया जाएगा, जिसमें अभी डीआरडीओ की तरफ से खास करके इसके लिए डेवलप किए गए कुछ बॉम्ब्स को और कुछ गाइडेड वेपन्स को फायर करने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।